तो देखिए, अब बात करेंगे बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर के। दरअसल बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर के लगातार जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए किरदार, नए नए नाम सामने आ रखे हैं। और जैसे ही इस पूरे मामले को लेकर के लॉरेंस गैंग का हाथ सामने आया, लॉरेंस गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली, तो पुलिस का एक्शन और तेज हो गया और रोज नए नए किरदार अरेस्ट किए जा रहे हैं। अब तक 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। 12 अक्टूबर की वो रात थी जब बाबा सिद्दीकी की लॉरेंस गैंग के 3 शूटर्स ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये केस मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। एक एक कर मर्डर केस के आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। जांच में आरोपियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। भले ही मौकाए वारदात पर 3 शूटर मौजूद थे, लेकिन बाबा सिद्दीकी को खत्म करने की प्लानिंग में कई किरदारों के नाम सामने आए। पुलिस ने योजना बनाई और फिर उनकी धरपकड़ शुरू हुई। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पहले 4 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 9 हो गई है, क्योंकि शुक्रवार को क्राइम ब्रांच ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अरेस्ट किए गए आरोपी महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं, जिसमें ठाणे के डोंबिवली का रहने वाला नितिन गौतम, ठाणे का अंबरनाथ का संभाजी किशन पारवी, नवी मुंबई के पनवेल का निवासी राम फूलचंद कनौजिया, ठाणे के ही अंबरनाथ का प्रदीप दत्तू तोमर और चेतन दलीप पारधी शामिल हैं। इनके गिरफ्तारी के बाद क्राइम ब्रांच ने आधिकारिक तौर पर माना कि बाबा सिद्दीकी के शूटआउट में टर्किश मेड पिस्टल और ऑस्ट्रेलियन ग्लॉक इस्तेमाल की गई थी। साथ ही एक देसी पिस्टल भी थी जो बरामद कर ली गई है। बताया जा रहा है कि नितिन गौतम और राम कनौजिया सभी आरोपियों के मुखिया थे, जो दिशान अख्तर और शुभम लोनकर के भी टच में थे और इनके पास सितंबर में हथियार आए, जिसे नितिन और राम ने शूटर्स को पहुंचाया। दोनों शूटर धर्मराज कश्यप और शिव कुमार के साथ ये सभी आरोपी कुछ दिन करजत में रहे थे। इन्होंने शूटर को पैसे और लोकल मदद भी मुहैया कराई। नितिन पर 3 केस दर्ज हैं, जिनमें मर्डर और आर्म्स एक्ट का मामला है, तो राम कुमार कनौजिया पर कई आरोप दर्ज हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच का जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। क्राइम ब्रांच अब तक महाराष्ट्र के 4 जिलों में इसकी जांच कर रही थी, लेकिन अब 5वें जिले में भी इसका नेक्सस सामने आया है। पुणे, अकोला, मुंबई, नवी मुंबई के बाद ठाणे से भी इसके तार जुड़ गए हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने सभी को 25 अक्टूबर तक के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए 2 मिनट में दुनिया की बात करेंगे। इजराइल के हमले में मारा गया हमास शरीफ सिनवार डीएनए से मौत की पुष्टि के बाद इजराइल में जश्न का माहौल है। नेतन्याहू बोले हमास के खात्मे का ये जंग लगातार जारी रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास नेता सिनवार की हत्या पर खुशी जाहिर की। कहा, गाजा में शांतिपूर्ण समाधान की संभावना बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र ने हैती पर प्रतिबंध बढ़ाने के लिए मतदान किया। हैती पर 1 साल के लिए प्रतिबंध बढ़ाने के लिए हुआ मतदान। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को रूस के सैन्य शिविर में देखा गया। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में नॉर्थ कोरिया के सैनिक होंगे शामिल। हमास नेता सिनवार की हत्या, कमला हैरिस का उस पर बयान आया। कहा कि जंग खत्म होने का ये सही मौका है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री अकीरा स्टामर ने फ्रांसीसी, जर्मन और अमेरिकी नेताओं के साथ किया संवाद। ब्रिटिश पीएम ने सीज फायर की बात कही है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अजरबैजान, आर्मेनिया, ईरान की तुर्की के नेताओं से मुलाकात की और जेलेंस्की की विजय योजना की बात को खारिज किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका के साथ बैठक की तैयारी में जुटे। यूरोपियन नेताओं के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से भी कर सकते बात। ब्रिक्स देश के नेताओं के साथ बैठक में बोले रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन में संघर्ष खत्म करने पर बातचीत को तैयार। क्यूबा में बिजली कटौती से मचा हाहाकार, स्कूल और कॉलेज बंद किए गए। बीस नवंबर वो तारीख होगी जब महाराष्ट्र में वोट डाले जाएंगे। लगातार सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं।
लेकिन सीट शेयरिंग पर कैसे मंथन किया जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक लगातार माथापच्ची जारी है कि हां किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाए। ऋतु। बिल्कुल सागर, और देखिए सीट बंटवारे को लेकर के पेच तो फंसा ही हुआ है। सत्ता पक्ष की तरफ से मैराथन बैठकें की जा रही है, सीट बंटवारे पर लगातार चर्चा हो रही है। और अगर विपक्ष की बात करें तो वहां पर तो खींचतान है। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। पार्टियां अपनी जीत की तैयारी में पूरी ईमानदारी से लग गई है। आपस में बैठकें हो रही है, चर्चा की जा रही है, लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ इस बात पर अटक जा रही है कि आखिर 288 सीटों पर किस तरह से टिकटों को बांटा जाए कि जीत आसान हो जाए। खासकर हरियाणा में जिस तरह से बाजी पलटी, उसके बाद तो विपक्ष के लिए एक एक कदम बढ़ाना मुश्किल हो गया है। महाविकास अघाड़ी हो या फिर महायुति, महाराष्ट्र के महासंग्राम में दोनों अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। और इस सीट बंटवारे को लेकर आपसी घमासान की खबरें भी सामने आ रही है। खासकर महाविकास अघाड़ी में खींचतान थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है और इस खींचतान ने संजय राउत को ये बातें कहने पर मजबूर कर दिया। तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। एनसीपी और शिवसेना में कोई ज्यादा मतभेद नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं है, समझ लो कि कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर सभी तीन पार्टी दावा करती है। लेकिन महाविकास में परेशानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मालेगांव में एक रैली की और इस रैली में उन्होंने चौंकाने वाला ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। लिस्ट में शिवाजी नगर से अबू आजमी, भिवंडी ईस्ट से रईस शेख, भिवंडी वेस्ट से रियाज आजमी, मालेगांव से सैन्य हिंद को मैदान में उतारा गया है। वैसे सीटों के बंटवारे का पेच सिर्फ विपक्ष के लिए ही मुश्किल भरा नहीं है, सत्ता पक्ष भी इस पेच के पीछे बैठक और मंथन कर रहा है। शुक्रवार को देर रात गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर एक बार फिर महायुति की अहम बैठक हुई। बैठक में सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। टिकटों के बंटवारे और सीटों को लेकर दोबारा चर्चा हुई। महाराष्ट्र में इस बार कार्यकाल बेहद अजीबोगरीब रहा। 2 पार्टियों के 2 हिस्से हो गए और 2.5 साल में सरकार गिर गई। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के नतीजे सत्ता पक्ष के लिए ठीक नहीं थे, लेकिन हरियाणा के नतीजों ने उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया है। ऐसे में लोगों का मूड क्या है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर मंगलवार से नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत भी हो जाएगी, लेकिन सीट बंटवारे में सियासी पेच कहां फंसा हुआ है, मुश्किल कहां रही। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो महायुति के खाते में 18 सीट आई थी और महाविकास अघाड़ी के खाते में 29 सीटें आई थी, क्योंकि जो 6 जोन में महाराष्ट्र पूरा बटा हुआ है वहां पर महाविकास अघाड़ी का दबदबा दिखाता है। देखिए, विदर्भ की बात करें तो कुल 62 सीटें, कांग्रेस का दबदबा 29 सीटों पर बढ़ा है। उन एक जोनों की भी बात हम कर रहे हैं। देखिए, पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करें, कुल 70 सीटें हैं जहां पर बीजेपी का दबदबा 19 सीटों पर बढ़ा था इस बार के लोकसभा के चुनाव में। उत्तरी महाराष्ट्र की अगर बात करें, कुल 35 सीटें, बीजेपी यहां पर आगे दिखाई दी। 20 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है। उन आंकड़ों के लिहाज से हम बता रहे हैं कहां पर बीजेपी की बढ़त हो सकती है विधानसभा चुनाव में। कुल 46 सीटें मराठवाड़ा में कांग्रेस शिवसेना आगे है, जहां पर 29 सीटों पर बढ़त बनी थी इस पार्टी की। वही देखिए, ठाणे कोंकण की बात करें, कुल 39 सीटें, कड़ा मुकाबला यहां पर कहा जा रहा है, क्योंकि किसी को बढ़त नहीं मिली थी, चाहे महायुति की बात करें या फिर महाविकास अघाड़ी के। ये 2 गठबंधन चुनावी मैदान में जो कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मुंबई की बात करें, 36 सीटें, शिवसेना यूबीटी को बढ़त यहां पर 15 सीटों पर आगे है
उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना की हम बात कर रहे हैं। देखिए, और यहां पर दो भागों में शिवसेना जब से बटी तो यहां पर वोट बैंक भी थोड़ा सा छिटकते हुए दिखाई दिया था। एक एक जोन की बात हम कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में वाकई में किसका दबदबा, इसके लिए तो थोड़ा इंतजार आपको करना होगा। तो देखिए किस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर के पेच फंसा हुआ है, वो मेरे सहयोगी सागर बता रहे थे। और बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे ईडी की एक्शन को लेकर के। अब आप कहेंगे कि अब ईडी ने किस पर एक्शन किया है। दरअसल ईडी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर एक्शन लिया है और कड़ा एक्शन लेते हुए यहां पर 35 अचल संपत्तियों को जब्त किया है, जिनकी कीमत तकरीबन 56 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। और इस एक्शन के बाद पीएफआई की कमर टूट गई है। रिपोर्ट देखिए। पीएफआई के बड़े नेटवर्क का खुलासा। ईडी ने जब्त की 56 करोड़ की संपत्ति। विदेशी फंडिंग आय का बड़ा जरिया। खाड़ी देशों से सबसे ज्यादा फंड। भारत में अशांति फैलाने की साजिश। भारत में अशांति फैलाने की साजिश रचने वाले प्रतिबंधित संगठन पीएफआई पर अब नकेल कसी जा रही है। बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए ईडी ने देश के अलग अलग हिस्सों से पीएफआई के लगभग 56 करोड़ की 35 संपत्तियों को जब्त कर लिया है। ये संपत्तियां अलग अलग ट्रस्ट, फर्मों और लोगों के नाम पर थे। पीएफआई के 29 बैंक खातों में अवैध पैसे जमा किए गए थे। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, जम्मू कश्मीर और मणिपुर के अलावा देश भर के 29 बैंक खातों में फंड जमा किया गया था। ईडी की जांच में पता चला कि पीएफआई के पदाधिकारी, सदस्य और कैडर भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने और उन्हें फंडिंग करने के लिए बैंकिंग चैनलों, हवाला, दान